हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्लास 11th का सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है और जो कहने में एक और पार्ट होता है इनवर्स, वो अपन कैलकुलस में पढ़ाते 12th में। ठीक है, बट 11th और ओवरऑल ट्रिगो का अगर आप लास्ट पार्ट देखो तो यही है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं है। तो किसमें है सर? मेंस में रिसेंटली पूछे जाते हैं और एडवांस में हमेशा एक सवाल तो आता ही है और इजी होता है वो, बट चैप्टर उतना इजी नहीं है। डिफिकल्ट चैप्टर्स में गिनती होता है इसका, जैसे कि मान लेते कॉम्बिनेटोरिक्स वाला सेक्शन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जो थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, जो बच्चों को लगता है मुश्किल है, उसके साथ ये चैप्टर भी उनको बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम कोशिश करेंगे पूरा कि ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल चैप्टर है ना आपका, ट्राइंगल ज्योमेट्री, सर्कल ज्योमेट्री, ये सब का यूज आएगा यहाँ पे, अच्छा खासा यूज आएगा, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का टफ सवाल अगर आ जाता है तो ज्यादा बच्चे बना नहीं पाएंगे उसको, ये बिल्कुल सही बात है। बट आईटी ऐसा कभी करता नहीं है, बस टेस्ट करता है बेसिक नॉलेज। एकदम देखोगे आज का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से ही सारा सवाल हो जाता है आईटी का, क्योंकि रिसेंटली आईटी जो सवाल पूछ रहा है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, वो इतना रद्दी आप पूछो मत, एकदम इजी सी लल्लू सवाल। और मेंस में तो नोट से आएगा सीधा सवाल, आप मान के रखो। क्लियर है क्या? ठीक है, तो चैप्टर डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूं चैप्टर पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइडियाज चाहिए आपको, बट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इतना आप मान सकते हो, है ना। भरे परे बहुत सारे फॉर्मुलेस आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, रद्दी चैप्टर है, बट कुछ अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में बनाया गया तो वो बहुत ही अच्छा सवाल बन जाएगा। बट आप टेंशन मत लो, आपको मैं एक एक पार्ट बहुत ही डीप में जाकर के और आसान भाषा से समझा दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, समझाने का टेंशन मेरा है। आप तो बस जो बोल रहा हूं वो चीज कर लो और फिर देखो होते हैं नहीं होते आपसे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? होगा, ये मेरा गारंटी है। बट अगर आप पहले से ही डर के बैठ जाओगे तो नहीं होगा। अभी पहले से जो बच्चे, जब अगर मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है किसी ना किसी पॉइंट में, बट अगर आप एडवांस का सवाल देखोगे बोलोगे ये क्या सर, ये तो लल्लू सवाल है। जिस चीज को देख करके हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से घबरा रहे थे उससे तो सवाल आया ही नहीं, पिछले 10 साल में नहीं आया भाई। तो क्यों इस चैप्टर से डरना है? डरना नहीं है, हकीकत में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैं मानूंगा इसको, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइडिया से होता है और बच्चे को वो चीज थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगता है। ज्योमेट्री सभी का लगभग थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होता है और इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है, बट फिर भी इतना भी एकदम डिफिकल्ट चैप्टर है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से इजियर साइड में है, आराम से बन जाएगा। बिकॉज इजियर साइड में बोलने का मतलब इसीलिए क्योंकि सवाल जो आते हैं इस चैप्टर से वो बहुत ही आसान आते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये चैप्टर को अब इग्नोर मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बोलते हैं डिफिकल्ट और डिफिकल्ट सोच के छोड़ के चले जाते हैं, वो तो सर बड़े बड़े लड्डू लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? बट आप अगर चैप्टर जितना आता है उतना पढ़ लो, इस चैप्टर में जितना आता है उतना पढ़ लो, सवाल बना के आ जाओगे। और क्या चाहिए आपको? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में रिसर्च तो नहीं करना आपको, नहीं ना, आईटी का सवाल बनाना है। तो आराम से जितना आता है पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जरूर जाएगा, है ना। लगभग 5 से 6 लेक्चर चाहिए होगा, बट जितना आपको समझ आ रहा है आप कर लो पूरा। अगर समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, कर लो पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत ही है नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर करके देख लीजिएगा कि सवाल किस लेवल में पूछा गया है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो पहले देखिए हमारे पास ट्राइंगल से सर्कल ज्योमेट्री थोड़ा बहुत यूज होगा आपका, जो भी आप पढ़ के आए हो, है ना। तो और ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होना ही है ना। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा ओलंपियड ज्योमेट्री वगैरह जो भी है सेगमेंट, या फिर मान लो आपका ट्रिग्नोमेट्री बोलो या फिर ज्योमेट्री पोर्शन वाला बोलो, ज्योमेट्री पोर्शन वाला काफी एडवांस हो जाता है हमारा, नहीं है ना। ओलंपियड में इसके ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है ओवरऑल बोलूंगा, बट छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बोर्ड्स में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जेईई के लिए आपको पढ़ना है, मेंस एंड एडवांस के लिए पूरा चैप्टर को पढ़ा जाएगा, जितना सारे जगह में पढ़ा जाता है उससे भी ज्यादा को पढ़ाया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। बट आपको पैशंस रख करके बस अंत तक मेरे साथ साथ चलना है और पढ़ना है। और जो बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं शीट से उतना सवाल कर लीजिएगा, खत्म। सवाल आपसे बनेगा एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, उसका टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आप तो बस एक ही चीज का टेंशन लो कि सर जितना बोल रहा हूं उतना कर लो। नहीं करोगे फिर अपना दिमाग लगाओगे और फिर बोलोगे सर हुआ नहीं, ये गलत बात है यार।
पहले जितना बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली फॉलो करो, तब जाकर के देखो होता है या नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो बात सुन के देखो, कंप्लीट बात सुनो, आधा अधूरा बात मत सुनो। आधा 2 लेक्चर देगा, तीसरा लेक्चर में जाकर के दूसरा कोई बुक छानबीन किया, फिर चौथा लेक्चर से छोड़ दिया, तो ऐसे करने से टॉपिक सीख नहीं पाओगे ना। अगर टॉपिक सीखना है तो साथ साथ सेम फ्रीक्वेंसी के साथ चलना पड़ेगा अंत तक, तभी जाकर के मास्टर को समय देना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये टॉपिक ग्रिप में आएगा। क्लियर है क्या? चलिए शुरू करते हैं। ये 4 बेसिक रूल्स होते हैं, है ना। सबसे पहले ये 4 बेसिक रूल होते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन एंड टेंजेंट रूल। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये 4 रूल के ऊपर एप्लीकेशन जो है, मैं तो बोलूंगा कि 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 4 रूल के ऊपर ही खत्म हो जाएगा, चैप्टर यहीं पे खत्म। ठीक है ना? क्रैश कोर्स वगैरह जो होता है ये 4 पढ़ा के ही खत्म कर देते, बट हकीकत में देखें तो बहुत कुछ और पढ़ाना बाकी है। ठीक है? 5 से 6 लेक्चर लग जाएगा लगभग। तो आप देखो, सबसे पहले तो मैं 3 चीज आपको क्लियर कर देता हूं। एक ट्राइंगल अगर मैं बोल देता हूं एबीसी, एक ट्राइंगल अगर मैं बोल देता हूं एबीसी, तो यहां पे नोटेशन जो यूज होता है वो ध्यान से समझ जाना। एंगल बीएसी को हम एंगल ए ही लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल बुक्स में भी लिखे गए हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक्सेप्टेड मैं बोल रहा हूं। इस एंगल बीएसी को हम एंगल ए ही बोलेंगे, इसको हम एंगल बी से ही लिख देंगे, इसको हम एंगल सी से ही लिख देंगे। समझ आ रहा है मेरे पास? क्लियर है? पहले तो ये समझ जाना, ये एक्सेप्टेड नोटेशन है और ये आपको याद रखना है, बिकॉज पूरा चैप्टर का फ्लेवर इन वेरिएबल्स के थ्रू ही चलेगा। कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी। अब स्मॉल एबीसी क्या है? साइड लाइन। ये जो बीसी है, बीसी में क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है, तो इस साइड का नाम दे दिया स्मॉल है। एसी का नाम दे दिया स्मॉल बी और एबी का नाम दे दिया स्मॉल सी। तो ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये पूरा इस नोटेशन के थ्रू ही यही पूरा चैप्टर का लैंग्वेज होगा। कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी। कैपिटल एबीसी क्या है और स्मॉल एबीसी क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना जरूरी है, नहीं तो आप स्ट्रगल करोगे पूरा चैप्टर में। ठीक है? क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान से नोट करने का तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे आप समझ जाना, ये जैसे ही समझ जाओगे तो हो जाएगा काम। अभी देखिए शुरू करते चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है साइन रूल। क्या आ रहा है हमारे पास? सबसे पहले साइन रूल आ रहा है। क्लियर है क्या मेरी बात? साइन रूल आ रहा है। अभी साइन रूल क्या बोलता है? देखो, ए बी सी और साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी और साइन ऑफ सी के बीच में रिलेशन बताता है। दैट इज साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स का रिलेशन आपको दे रहा है कौन? साइन रूल। याद रहे, समझ में आ रहा है ना? क्या दे रहा है साइन रूल? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बेसिक चीज है, फिजिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज हो जाता है साइन रूल का। ठीक है ना? ए बी सी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी क्या है भाई? एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर है क्या? अच्छा, बोले सर इसको प्रूव करके दो जरा। करते प्रूफ, ध्यान से समझिएगा। मैं किसी भी एक ट्राइंगल कंसीडर करके प्रूफ कर दूंगा, जनरल ट्राइंगल मान के, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुक्स वगैरह में अलग अलग प्रूफ लिखा हुआ रहता है, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है? सिंपल भाषा में समझो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? ये कोई भी एक ट्राइंगल मान लिया, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ठीक है? चलो, अब मेरे को क्या करना है? प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? साइड लेंथ तो आप जानते ही हो सर, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे, जो अभी अभी आपने सिखा दिए सर। अभी हम प्रूफ करने के लिए यहां पे एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एडी, जिसका नाम क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। ऑब्वियसली ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर खींचते हो तो उसको तो एल्टीट्यूड ही बोलते हैं ना भाई, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, ये सारी चीज पता होना जरूरी है, बिकॉज ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा। जस्ट इसका अगला वाला पार्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना बड़ा समुद्र है, उसमें भी ये सब आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपको बताया जाएगा यहाँ पे भी, उधर भी। क्लियर? तो ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है बात? समझ आ रहा है मेरी बात? ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। अभी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, है ना? ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है आपका? एंगल बी है। ये मानते हो ना? एंगल बी है। अच्छा, ये एल्टीट्यूड तो मैंने ड्रॉ किया। मान लो मैं और 2 एल्टीट्यूड, अच्छा, और ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ध्यान से देखो, ये एडी हो गया मान लो। ठीक है? ये एडी हो गया,
अगर ये एडी हो गया है ना, ये अगर एडी हो गया तो आप एक चीज समझ जाओ कि फ्रॉम ट्राइंगल एडीबी हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल एडीबी हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए। फ्रॉम ट्राइंगल एडीबी हम ये बोल सकते हैं क्या कि एडी डिवाइडेड बाय एबी जो होगा वो साइन ऑफ एंगल बी होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है ना भाई। तो एडी जो हो जाएगा, एडी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एबी इंटू साइन बी के इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। दैट इज एबी क्या है आपका, एबी हो जाएगा सी साइन बी, सी साइन बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। एंड फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी, फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी एडी बाई एसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल सी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो यहां से एडी क्या निकल करके आया, एसी, एसी दैट इज बी साइन सी। क्लियर। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलता गया रे भाई, फ्रॉम 1 and 2 हमें मिल गया b साइन सी इज इक्वल टू c साइन b, b साइन सी इक्वल टू c साइन b। इसका मतलब ही क्या है कि b डिवाइडेड बाई साइन b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन c। ये मिला या नहीं मिला, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है। चल तो ये रिलेशन तुम्हें निकाल दी, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करके। अभी अगर इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड और इस पॉइंट से अगर इस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड बनाते हैं तो और 2 रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, आएगा ही नहीं आएगा, बोलो। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है। देखो ए वाले साइड के ऊपर एल्टीट्यूड बनाए थे तो ए का रिलेशन गायब हो गया। तो सिमिलरली if we draw two altitudes, if we draw two altitudes, बोर्ड्स वगैरह ये सब है नहीं, बोर्ड्स वगैरह में अगर होता तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज तीनों के लिए प्रूव करके देता, बट एज अभी आपको समझने से और एप्लीकेशन ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसीलिए एक ट्राइंगल मान के कंसीडर करके प्रूव करने से ही हुआ, ठीक है। इफ वी ड्रॉ टू एल्टीट्यूड्स फ्रॉम बी एंड सी टू ए सी एंड ए बी, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर B से AC के ऊपर एल्टीट्यूड बनाएगा तो ये B वाला रिलेशन गायब हो जाएगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, C बाई साइन C इज इक्वल टू A बाई साइन A। क्लियर है। और अगर C वर्टेक्स से अगर AB साइड्स के ऊपर बनाते हो, AB साइड्स दैट इज C लेंथ का साइड, तो C लेंथ का साइड में अगर बनाओगे तो C का रिलेशन गायब हो जाएगा, दैट इज जस्ट B बाई साइन B इज इक्वल टू A बाई साइन A बचेगा। क्लियर है क्या। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 4। तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5 आपको क्या मिलता है, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी हैव, क्या मिलेगा बोल भाई, a डिवाइडेड बाई साइन a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन c। क्लियर है। विच इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल, इन सबके बीच का रिलेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड, अरे एल्टीट्यूड्स क्या बोल रहे हो, एंगल्स, corresponding एंगल्स बोल रहे थे, corresponding एंगल्स, साइड्स एंड corresponding एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्लियर। तो यहां से इसको मैं k इक्वेट मानता हूं, मैंने आपको बोल के दिया कि जब भी एक से ज्यादा इक्वालिटी आपको मिलेगा तो तुरंत आपको क्या कर देना, इक्वल टू k एज्यूम करना है। तो इक्वल टू k अगर मैं एज्यूम कर देता हूं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू k साइन a मिलेगा, ठीक है, b का वैल्यू k साइन b मिलेगा, ठीक है, और c का वैल्यू k साइन c मिलेगा। तो याद रखना कि ये चीज हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए ये रिलेशंस अपन अप्लाई कर सकते हैं। के अपना आप गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ साइन रूल। साइन रूल हमें क्या बताता है, साइन रूल एक ट्राइंगल का साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच का रिलेशन बताता है। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। साइन रूल हमें क्या बताता है, साइन रूल हमें एक ट्राइंगल का साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच का रिलेशन बताता है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। ये साइन रूल हुआ, प्रूफ लिख लेना, वीडियो पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं।
ध्यान से। चलो चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं ना। कोसाइन रूल, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल प्रूफ करते चलिए। यहां पे कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल बी और कॉस ऑफ एंगल सी का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दैट इज अगर हमें साइड लेंथ पता हो जाएगा तो आराम से हम एंगल्स ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। क्लियर है क्या? अगर तीनों साइड लेंथ पता हो गया तो एंगल डायरेक्टली निकाल दोगे विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल, याद रखना। ठीक है, कोसाइन रूल प्रूफ कर लेते चलो। सिंपल सा प्रूफ है, सेम प्रूफ होगा। क्लियर है? चलो मैं कोई भी एक प्रूफ करके देता हूं, रिमेनिंग टू प्रूफ करने का जरूरत नहीं, ऑब्वियस है, अगर आप चाहते हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक ट्राइंगल ले ली हमने, ये एक ट्राइंगल ले ली। क्लियर है क्या? ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, यहां से वही एल्टीट्यूड खींचा तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर डी, तो ये हो गया साइड ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। हियर AD इज इक्वल टू क्या होगा? AD इज इक्वल टू, देख AD बाई बी इक्वल टू साइन सी, तो AD को मैं बी साइन सी लिख सकता हूं आराम से, है ना? फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा? ADC। AD का वैल्यू हमें मिल गया कितना? बी साइन सी। ठीक है, और CD का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। CD क्या हो जाएगा? CD बाई AC इक्वल टू क्या होगा? cos C होगा ना, तो CD का वैल्यू हो जाएगा B cos C, B cos C। ठीक है, तो ये आराम से निकल जाएगा ना, ये हो जाएगा तेरा B sin C और ये हो जाएगा तेरा B cos C। ठीक है, तो ये अगर B cos C हो गया, ये पूरा लेंथ आपका A है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा आपका A माइनस B cos C। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? पक्का? जब तक आप एल्टीट्यूड नहीं खींचोगे तब तक बात नहीं बनेगा, मीडियन खींचने से नहीं होगा, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर जगह पे काम नहीं होता है। कौन सा ट्राइंगल में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। पहले वाले पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। बच्चा बोलता है मेरे को सर मीडियन क्यों नहीं खींचा? मीडियन खींचने से राइट एंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। मीडियन ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है? नहीं गिरता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इसीलिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल। फिर बोलता है सर अच्छा समझ गया, फिर एंगुलर बाइसेक्टर क्यों नहीं बनाया? अच्छा समझ गया, एंगुलर बाइसेक्टर भी ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बना सकते थे ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर गिरता है। बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिरता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑपोजिट वर्टेक्स से पास करेगा। वर्टेक्स से पास अगर नहीं करेगा तो ट्राइंगल कैसे मिलेगा? वर्टेक्स से ही तो ट्राइंगल बनना पड़ेगा ना। ट्राइंगल कैसे मिलेगा? ट्राइंगल नहीं मिलेगा तो तू यहां तक साइड लेंथ कंसीडर करेगा क्या? समझा मेरी बात? तो तीनों में ही प्रॉब्लम है, तो एक ही जगह है बचने का, वो कौन है? एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्शन। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये सब चीज एनालिसिस करके देखना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो अभी आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये पता है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लगा दीजिए यहाँ पे पाइथागोरस। लग रहा है ये 2 डिग्री टर्म से सारे के सारे, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस ही काम करेगा। क्लियर है क्या? तो from triangle ADB, we have AD square plus BD square is equal to AB square। AB square क्या हो जाएगा? B square sin square C plus BD square हो जाएगा A minus B cos C का होल स्क्वायर is equal to AB square हो जाएगा C square। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे cos square मिल गया, तो ये B square sin square C आ गया, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर सी माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। क्लियर है? समझ आ रहा है? अभी देखिए इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा ना, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर, और इधर चला गया ऐसे ये ट्वाइस ए बी कॉस सी। क्लियर है क्या? तो कॉस सी का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट से इधर एल्टीट्यूड खींचोगे तो दूसरा रिलेशन मिलेगा, और इस पॉइंट से अगर इधर खींचोगे तो तीसरा रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? cos c का फॉर्मूला याद रखना बड़ा सिंपल है। ठीक है ना? 2 क्वांटिटी का स्क्वायर का समेशन माइनस 1 क्वांटिटी का स्क्वायर का समेशन, और जिन दोनों को प्लस में रखा था वही दोनों चीज एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि देख C है, यहाँ पे cos C लिख रहा है, एंगल C का रेशियो लिख रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पे C स्क्वायर आएगा।
ठीक है। और सी स्क्वायर अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए बी। सिमिलरली देखिए यहाँ पे बी अगर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर चला गया, यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे ट्वाइस ए सी। तो इस तरीके से आप सिमेट्री देख करके याद भी इसको रख सकते हैं। और इसका इंफॉर्मेशन क्या, यूज क्या है, यूज क्या है, यूज ये है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are given, then we can find, क्योंकि तीन साइड अगर दे दिया तो cos A cos B cos C आ जाएगा, तो एंगल्स निकल जाएगा। we can find the angles of that triangle, ये हो गया इसका यूज। क्लियर है क्या? इसके अलावा एक और चीज बोल सकते हैं ना कि if two sides and one angle are given, then we can determine the remaining side and two angles using cosine law, ठीक है। ध्यान से देख भाई कि अगर तीन साइड दे देता है तो cos A cos B cos C आ जाएगा, मतलब एंगल आ जाएगा। अगर cos A पता चल गया हाफ तो A 60 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से एंगल पता चल जाएगा। अगर तीनों साइड लेंथ नहीं दिया, मान लो B और C का वैल्यू दिया और एंगल A दे दिया, या फिर मान लो A और C दे दिया और एंगल C दे दिया, तो A और C अगर दे दिया और अगर एंगल C दे दिया तो बाकी सब कुछ मैं निकाल सकता हूं आराम से। बोलो कैसे? अगर मैं A और C दे दिया मेरे को और एंगल C दे दिया, मान लो तीन में से कोई भी दिया, एंगल B दिया और C और A दे दिया, तो C और A और एंगल B पुट कर दूंगा, तो इस इक्वेशन में सिर्फ अननोन कौन बचेगा, B बचेगा। तो सॉल्व करके यहां से B निकल जाएगा, और अगर B आ गया तब तो तीनों साइड लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि दो साइड लेंथ तो दिया हुआ था, तो तीनों साइड लेंथ मिल जाएगा। तो तीनों साइड लेंथ मिल जाने के बाद अपन आराम से रिमेनिंग टू एंगल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 वेरिएबल है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो इन 6 में से कोई भी 3 देने से बाकी तीनों के 3 आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स देना ही पड़ेगा उनको, चाहे तीनों साइड लेंथ दे दे, चाहे तीनों एंगल दे दे, या फिर 2 साइड लेंथ एक एंगल दे दे, या फिर 2 एंगल एक साइड लेंथ दे दे, कुछ भी करे बट 3 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो लिख के रखिएगा ये सब अच्छे से, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स है, वही की पॉइंट्स है, वही मेरा की पॉइंट्स है जो नोट्स में ही बता सकता हूं, क्लास में पढ़ाते वक्त हर वक्त ये सब दिमाग से नहीं निकलता है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये भी सिंपल सा चीज है, आराम से याद रख सकते हो, है ना। ए का वैल्यू अगर लिखना है तो बी सी को गायब कर दो, मतलब ए को गायब कर दो, तो सी कॉस बी, बी कॉस सी। बी का लिखना है तो बी को गायब कर दो, ए कॉस सी और सी कॉस ए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है, का समीशन। प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ दैट एंगल का समीशन ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। दैट इज बी का अगर लिख रहे हो तो बी हट के सी और ए बचता है, तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। इस तरीके से आराम से सिमेट्री से आप याद रख सकते हो, और प्रूफ भी काफी सिंपल होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसा, ठीक है। ये मान लेते कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी है, यहां से एल्टीट्यूड बनाया हमने, ठीक है। अभी मान ली ये क्या हो जाएगा, सी, ये हो जाएगा तेरा बी, ये हो जाएगा ए। अगर ये सी है और ये एंगल बी है तो इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा भाई, इतना सा लेंथ कितना होगा, x बाई सी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा सी कॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस सी। दैट इज प्रोजेक्शन है ना। ये इस हाइपोटेन्यूज का शेडो गिर रहा है ना, ये जो लेंथ है ये क्या है, ये लेंथ जो है यहां से यहां तक, डी से सी तक जो लेंथ है वो क्या है, इस एसी का शेडो है ना। यहाँ पे अगर एक टॉर्च लाइट लगा दोगे आप, तो ये टॉर्च लाइट कितना जगह को ब्लैक कर देगा, पूरा पूरा। अगर ऊपर एक टॉर्च लाइट लगा दिया मैंने तो कितने जगह पे पूरा ब्लैक कर देगा, इतना सा जगह ब्लैक होगा, जो कि प्रोजेक्शन बोलते हैं हम। कंपोनेंट, फिजिक्स में कंपोनेंट नाम से पढ़े होंगे, इधर हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना। और इधर भी इस ए बी जो हाइपोटेन्यूज है उसका एग्जैक्ट प्रोजेक्शन गिर रहा है, कौन सा, बीडी। ये एक तेरा इंक्लाइन है, यहाँ पे अगर तू लाइट लगा देगा तो एग्जैक्टली कितना जगह पूरा डार्क हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन। जस्ट परपेंडिकुलर खींचो इस एज से, इतना सा जगह डार्क हो जाएगा, बाकी सारी जगह पे लाइट मिलेगा। क्लियर है? दिस इज नोन एज द कांसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, इसीलिए इसका नाम है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये सी कॉस बी मिल गया, ये बी कॉस से मिल गया, और पूरा लेंथ क्या है, ए है ना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, खत्म बात। सिमिलरली आप यहां से यहां पे ऑल्टीट्यूड बना लो, यहां से यहां पे ऑल्टीट्यूड बना लो, आराम से आ जाएगा।
क्या दिक्कत है? क्लियर है क्या? सेम है एकदम, है ना? तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, साइड लेंथ और एंगल्स के बीच का रेशियो मिल रहा है, ठीक है, रिलेशन मिल रहा है। तो दो एंगल दो साइड लेंथ अगर दे देता है तो आराम से निकाल देंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो आप याद रखना, जब भी आपके पास दो एंगल और दो साइड लेंथ दिया जाएगा तो आप डायरेक्टली प्रोजेक्शन यूज करो। अगर तीन अगर देता है तब तो कोसाइन रूल यूज करना ही होगा। 3 ना दे करके अगर 4 दे देता है तो डायरेक्टली प्रोजेक्शन से कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 4 अगर दे देता है BC और कैपिटल B कैपिटल C तो आराम से यहां से आ जाएगा ना ये चीज। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डेवलप होगा आपका प्रैक्टिस के थ्रू। जितना सवाल करोगे उतना ये चीज डेवलप होगा। और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, समझे क्या? ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो प्रैक्टिस से आप सुधार नहीं सकते। शुरुआत में जब पढ़ोगे डिफिकल्ट लग सकता है, शीट जब करोगे डिफिकल्ट लग सकता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप सवाल करते जाओगे, शीट कंप्लीट किए, दूसरे बुक्स कंप्लीट किए, और भी सवाल दो सर, और भी सवाल दो, मेरा भूख खत्म नहीं हुआ, और भी दो करोगे, करते जाओगे, साथों साथ रिवीजन को नहीं भूलना है, रिवीजन करते जाना है अपना आप भी। ये सब स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है, जो मतलब अच्छे क्वेश्चंस जहां से मतलब जो टफ चैप्टर्स है वो आराम से तो ग्रिप में मुट्ठी में लेकर के आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनफ टाइम है, 2 साल एनफ टाइम है, ठीक है? अगर रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते होता, अगर नहीं पढ़ते तो कहां से होगा आपका, कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे बैठ के हो जाएगा। 15 लाख बच्चे एग्जाम देगा, है ना? ये तो नीट का रिजल्ट आएगा, देखना 2 दिन में, ठीक है? देख लीजिएगा। तो 15 लाख बच्चे एग्जाम देगा, कहां से क्या होगा? एक एलन का ऐड देखा था उस दिन, उनका एक टॉपर 720 में 720 ला रहा है भाई, ठीक है? तो लाएगा ना भाई। नीट का पेपर लेवल ही इतना गिर गया है तो क्या करेंगे अभी बोलो? एम्स का एग्जाम भी इस बार को नहीं हो रहा है, ऊपर से पेपर लेवल इतना खराब, वो तो समझ ही नहीं आता है किसी को, ठीक है ना? इतना गिरा हुआ लेवल है पेपर का। 700 से ऊपर पता नहीं 15-20 बच्चे लेकर के आ जाएंगे। 2019 तक एक बच्चा लेके नहीं आ पाया। 2019 में फर्स्ट एक बार एक स्टूडेंट 700 क्रॉस किया, नली में 701 मिला था शायद उसको, फर्स्ट रैंक जो आया था। और इस बार को देखोगे आप, रैंक खोल करके देखिएगा ना, 720 में 720 अगर फर्स्ट रैंक को आ रहा है तो वो क्लियर है कि 700 से ऊपर कम से कम 20 बच्चा होगा, मान के चलो आप। समझ में आ रहा है ना? तो पेपर लेवल कहां पे जा रहा है, ठीक है? तो नीट और एडवांस को आप मिक्स मत करो, ठीक है? दोनों 2 अलग लेवल ही है। नीट अगर यहाँ पे है तो एडवांस यहाँ पे है, दोनों का पेपर का कोई लेवल मैच ही नहीं होता है। नीट है रटने वाला एग्जाम, ठीक है? अगर रटोगे एनसीईआरटी क्लियर है आपका, नंबर आ जाएगा, चिंता मत करो। कंपटीशन तो है ही, 15 लाख बच्चा इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, कंपटीशन तो है ही, ठीक है? बट उसमें भी वो दिमाग का कंपटीशन कम और ज्यादा है आपका एफिशिएंसी, कितना अच्छे से किए आप, है ना? बोर्ड टाइप का एग्जाम बन गया। एम्स जब तक रहता है, एम्स का एग्जाम जो पहले होता था 2019 तक, वो एक क्लास का मेंटेन रहता था, उसका पेपर लेवल एक मेंटेन होता था एक क्लास में। अरे पता नहीं एम्स भी हटा दिया ऊपर से। एम्स अगर हटा दिया तो नीट का लेवल बढ़ना चाहिए था यार, ऊपर से और घट गया लेवल। पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं, ठीक है? जो भी चाहते हैं अच्छा ही चाहते होंगे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना? एम्स में 100 सीट है, वो 100 सीट तो लगता है 700 से ऊपर वाली ले जाएंगे इस बार को। 700 से ऊपर नहीं, कम से कम 690 तो कट ऑफ चला ही जाएगा। चलो 720 में नीट का अगर बात करें, ठीक है? तो नीट को एडवांस को मत मिक्स करो। नीट अगर यहाँ पे है, मेंस यहाँ पे है, ठीक है? नीट अगर यहाँ पे है, मेंस यहाँ पे है। नीट रटने वाला एग्जाम है, पेपर खोल के देख लीजिए भाई। एडवांस का फिजिक्स खोल के देखिए और नीट का फिजिक्स, एडवांस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए और नीट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए। डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा करके दे देगा नीट में, बट एडवांस में एनसीईआरटी का एक लाइन भी आपको दिखेगा नहीं, रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखेगा, बोल रहा हूं। समझ आ रहा है ना? तो वो होता है एग्जाम, ठीक है ना? लेवल की बात करें तो दिमाग टेस्ट करने वाला वही होता है एग्जाम। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो तो प्रोजेक्शन हो गया, आगे चलते हैं अपन टेंजेंट रूल, ठीक है? नीट से पहले जो एम्स होता था, एम्स का पेपर बिल्कुल एडवांस जैसा तो नहीं बोलूंगा, बट केवीपीवाई लेवल का मतलब अच्छा पेपर। इधर अगर जी एडवांस बॉस है तो इधर एम्स वाला पेपर बॉस है। पता नहीं एम्स का पेपर क्यों हटा दिया, समझ नहीं आता यार। चल तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसे पेपर इजी हो जाने से अच्छा बच्चा जो है ना, जो दिमाग वाला बच्चा है, उसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, ज्यादा मैंने देखा जहां तक, ठीक है ना? क्योंकि वो दिमाग से फाइट करता है बंदों के साथ। समझ में आ रहा है ना? और कोई एवरेज बच्चा आएगा, ज्यादा से ज्यादा रट लेगा चीजों को और उसको कंप्लीट कर देगा। बोले इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल अगर आ रहा है तो कंप्लीट कर पाएगा ना। ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी बुक्स को रट के अच्छे से कर लेगा, दिमाग का कोई एप्लीकेशन ही नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? बट एडवांस में तो ऐसा नहीं हो सकता, और इसमें भी एम्स में भी ऐसा नहीं होता था पहले, ठीक है? एम्स दिल्ली का सीट कितना है? 100 सीट, अभी तो मान लो 690 में ऊपर से ले जाएंगे सारे। खैर चलो, ये सब हमारा
मुद्दे का बात नहीं, आगे अपन बात करते हैं अपना टॉपिक में टेंजेंट रूल, नेपियर्स फॉर्मूला, ठीक है, इसको नेपियर्स एनालॉजी, टेंजेंट रूल को नेपियर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल आया हुआ है, सारे के सारे रूल्स के ऊपर सवाल आया हुआ है, क्लियर है क्या। प्रीवियस ईयर खोल के एक बार देखिएगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट रूल चलिए प्रूफ करते हैं अपन। अच्छा, प्रूफ करने जब भी जाएगा इस टेंजेंट रूल को, एक चीज का फील आएगा तेरे को, बोले सर क्या फील दिलाने वाले हो आप, ये देख b माइनस सी बाई बी प्लस सी, बोले b माइनस सी बाई बी प्लस सी अगर पता चल जाए तो हमारे को क्या समझ आ जाता है सर, कि ये बेसिकली कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर नजर आ रहा है तो ये बी और सी का रिलेशन कहां से मिलेगा, साइन रूल से मिलेगा। तो ये टेंजेंट रूल जो हो गया जस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल है और कुछ नहीं है, ठीक है। देख फ्रॉम साइन रूल में क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम साइन रूल में क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। वी हैव क्या पता हमें, फ्रॉम साइन रूल वी हैव b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी। मेरे को ये पहला वाला प्रूफ करना है इसीलिए मैं ये लिया, अगर आपको दूसरा वाला प्रूफ करना है तो फर्स्ट और थर्ड में लो, और थर्ड वाला प्रूफ करना है तो फर्स्ट और सेकंड में लो, क्लियर है क्या। तो यहां से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, b बाई सी बनाएंगे, और इधर क्या आएगा साइन बी अपॉन साइन सी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो वी हैव b प्लस सी बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा साइन b प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस ऑफ साइन सी, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात। चलो तो साइन बी प्लस साइन सी क्या हो जाएगा, सी एंड डी फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन कॉस बी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है क्या। और नीचे आ जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2, तो नीचे आ जाएगा साइन बी माइनस सी बाई 2, क्लियर है, समझ आ रहा है। अच्छा तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस साइन को मैं इधर लेके जाऊंगा और कॉस को नीचे लेके आऊंगा, तो ये बन जाएगा tan b माइनस सी बाई 2, तो LHS तैयार हो गया देख, ठीक है। और अभी ये b माइनस सी उधर जाओ और b प्लस सी इधर आओ, तो ये b माइनस सी बाई बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन बाई कॉस रहेगा, ये क्या हो जाएगा tan ऑफ b प्लस सी बाई 2। अभी हमें पता है ना कि a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, बिकॉज सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, आप जानते हो इन अ ट्राइंगल। तो ऑब्वियसली b प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस ए, तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2, क्लियर है। तो वही फॉर्मूला आपके पास आ गया। सिमिलरली आप दोनों चीज भी आराम से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर है। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ये जस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल है, ये जस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल है, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल है। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, अगेन इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल between them is given, then remaining side and angles can be determined with the help of tangent rule। देख ये चीज बड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड एंगल, बिकॉज देख यहाँ पे अगर B और C है तो B और C के साथ मेरे को A देना पड़ेगा तभी मैं निकाल पाऊंगा, समझ आ रहा है। तो अगर एक ट्राइंगल में मैं बोलता हूं ये मेरा A है, ये मेरा C है, ये मेरा B है, सॉरी ये C है और ये मेरा B है, तो B और C के बीच का एंगल ही तो है ना A, तो इंक्लूडेड एंगल इसीलिए लिखा। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है, बट इधर हमें इंक्लूडेड एंगल का कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एंगल होने से ही हुआ, कोसाइन रूल में कोई भी एंगल होने से ही हुआ, कोई भी दो साइड और कोई भी एक आध एंगल दे दो काम चल जाएगा, है ना। बट यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल होना पड़ेगा तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। खैर अगर इंक्लूडेड एंगल अगर नहीं दिया भी है, नहीं भी दिया है, अपन तो कोसाइन रूल से ही निपटा सकते हैं ना सारा काम। तो ये ज्यादा इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसका इतना नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इसमें जो चीज चाहिए अपने को डायरेक्टली कोसाइन से ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी इसका एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, क्लियर है, आप चिंता मत करो,
ठीक है। तो बी और सी और मान लो इंक्लूडेड एंगल ए, या फिर सी और ए और उनका इंक्लूडेड एंगल बी अगर दे दिया तो सी माइनस ए एंगल मिल जाएगा। अगर सी माइनस ए आपको पता चल गया, ए प्लस बी प्लस सी तो आपको पाई है ही पता है, और मान लो सी माइनस ए अगर मिल गया तो सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए पता चल जाएगा। सिमिलरली बी का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ए पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए एंड सी। तो सी और बी का वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ ए लिख देता हूं तो मान लो यहाँ पे बी का वैल्यू ट्वाइस ए आ गया, तो यहाँ से आराम से मैं दो साइड दे दूंगा, दो साइड जो गिवन रहेगा वो दोनों साइड इस रिलेशन में डाल दूंगा, तो एक वेरिएबल अननोन रहेगा और यहाँ पे cos 2a को 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा और cos स्क्वायर a का वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, तो आराम से कोसाइन रूल की मदद से, इसका मदद से आप बाकी चीज निकाल सकते हैं, बट इसका जरूरत नहीं है। अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दे भी देता है तो आप डायरेक्टली कोसाइन रूल से काम निपटा सकते हैं। क्लियर है? बट फिर भी इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का सबसे पहला 4 बेसिक रूल्स। ठीक है, जो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था और समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे पार्ट हमारा क्लियर हो गया। तो अभी चलिए हम आराम से इन फॉर्मूलेस के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन करते हैं, एंड देन उसके बाद अपन चलेंगे, बहुत आगे बात करेंगे, बहुत सारी चीज आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला आएगा, जिसके ऊपर इस बार भी एडवांस ने सवाल पूछा है, 2020 में लड्डू सवाल था। ठीक है, फिर आपका मेन सर्कल वाला पार्ट आएगा, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, ऑर्थो सेंटर, फिर पेडल ट्राइंगल, फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोइड, लेंथ ऑफ मीडियन, ये सब बहुत सारी चीजें आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आपका वो सब भी मिलेगा आपको, एमएन कॉटेंजेंट थ्योरम। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स है, आएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, बहुत जगह पे आप देखोगे कि दिस इक्वल टू ट्वाइस आर डायरेक्टली लिख दिया, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कम सर्कल पता है ना कि अगर ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो इसको सर्कम सर्कल बोलेंगे। तो इस सर्कम सर्कल का रेडियस अगर कैपिटल आर है तो दिस इक्वल टू ट्वाइस आर होगा, बट ये हम अभी नहीं पढ़ाते, ये साइन रूल में नहीं है। ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे कहां पे, दिस इक्वल टू दैट इक्वल टू दैट इक्वल टू ट्वाइस आर, ये ट्रू है, बट ये हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। आप बुक्स में देख करके चिंता मत कर लेना कि सर ने तो ये छोड़ दिया, सर ने ये छोड़ा नहीं, सर ये सही जगह पे पढ़ाएगा, जहां पे पढ़ाना चाहिए उसी जगह पे पढ़ाएगा, और वो है हम सर्कल वाला टॉपिक में, लगभग लेक्चर 3 के आसपास आएगा। ठीक है, सर्कल वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। जब सर्कम सर्कल का पूरा टॉपिक आएगा हमारे सामने तब एक एक करके सारे हिस्ट्री निकालेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो अभी इन 4 फॉर्मूले के ऊपर अच्छा खासा अपन क्वेश्चन कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते और एग्जांपल्स कर लेते। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं टॉपिक्स के ऊपर, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें साइड्स के बीच का एक रिलेशन गिवन है, बी बराबर साइड सी, एंड दो एंगल्स के बीच का भी रिलेशन गिवन है, सी माइनस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमें tan ऑफ बी का वैल्यू जो है वो निकालना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अपन b बराबर थ्राइस सी अपने को गिवन है, सही है, यानी कि b बाई सी का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और c माइनस बी का वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। एक चीज यहां से आप फील ले सकते हो कि किसी भी साइड का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, कोई भी एंगल कोई भी साइड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, रिलेशन बिटवीन टू साइड, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स दिया हुआ, मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे साइन रूल का जरूरत है, बिकॉज साइन रूल पे कोई भी चीज आप डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे जब तक आपको तीनों चीज दिया नहीं जाएगा। साइन रूल रेशियो इक्वेट करता है, तो एक बार जस्ट ट्रायल करना पड़ेगा, देख के यहाँ पे ऐसे ब्लाइंडली कुछ बोल नहीं सकते कि यही लगेगा यही लगेगा, ट्रायल करना होगा हमारे को। ठीक है, तो बी और सी से मतलब है, तो क्यों ना अपन बी बाई साइन बी और इज इक्वल टू सी बाई साइन से, मैं इतना अच्छे से लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में ये टॉपिक है नहीं, आप जानते हो। तो यहाँ से क्लियरली हमारे को एक चीज समझ में आता है कि b by c is equal to sin b upon sin c, it is clear from the above equation। तो b by c का वैल्यू हमें 3 पता है, और sin b हमें निकालना है tan b ना, तो sin c को कहीं ना कहीं cos b पे लेके जाना पड़ेगा, तो sin c को मैं 90 प्लस b लिख सकता हूँ, और 90 प्लस थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका cos b इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव भी रहेगा, वही आ जाएगा आपका tan b। तो कहीं ना कहीं tan b का वैल्यू जो है वो आपको क्या मिल गया, सिंपल 3 मिल गया, 3 tan b इज इक्वल टू 3 मिल गया आपको। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो सेम क्वेश्चन को मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव लिया है यहाँ पे, वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कभी भी खुद से बना सकते हो ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन लगा करके। ठीक है, यहाँ पे भी tan b का अगर 4 ऑप्शन दे देता 1 2 3 4, आंसर हो जाता आपका 3। ठीक है, और इस चैप्टर में खास करके कुछ जुगाड़ चलता है, समझे? ठीक है, कि ट्राइंगल अपने खुद से कंसीडर कर लिया, सिंपलेस्ट ट्राइंगल कंसीडर करके देख लिया कि वैल्यू क्या होता है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो इस तरीके से काम आप कर सकते हो इस चैप्टर में खास करके। ठीक है, तो वो चीज
कैसे करोगे क्या नहीं वो सवाल आने दो, मैं एग्जैक्टली आपको साथों साथ बताता जाऊंगा। क्लियर है क्या? चलो समझ में आ गई। हर सवाल में तो जुगाड़ लगेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट ऑप्शन वगैरह अगर दिया हुआ रहता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन पे लग जाता है। तो लग जाता है तो कैसे लगाना है वही चीजें अपन आपको सिखाएंगे। फिर अगर नंबर 2 क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन आ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी और इसमें बीसी का वैल्यू कहीं ना कहीं अपने को 1 दिया हुआ है, एसी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो पूछता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होगा बताओ। ठीक है, तो इस बीसी को अपन ए से ट्रीट करते हैं और इस एसी को अपन बी से ट्रीट करते हैं, आप जानते हो। ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल बी और एंगल ए, तो साइन रूल यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, ऑब्वियसली ए डिवाइडेड बाई साइन ए इज इक्वल टू बोलेगा बी डिवाइडेड बाई साइन बी। क्लियर है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ए निकालना है, तो साइन बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी इनटू बी बाई ए, सॉरी ए बाई बी हो जाएगा, बी बाई ए नहीं ए बाई बी हो जाएगा। साइन बी का वैल्यू चाहिए ना, सॉरी साइन ए का वैल्यू चाहिए, तो साइन बी इंटू ए बाई बी हो जाएगा। तो ए बाई बी हमारे को कितना पता चला जनाब, ए बाई बी हो जाएगा 1/2, दैट इज ये साइन बी बाई 2 हो जाएगा। अगर ये साइन बी बाई 2 है तो आप जानते हो कि साइन बी का रेंज हमेशा क्या हो जाएगा, -1 से 1। तो साइन बी बाई 2 का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -½ से हाफ, दैट इज साइन ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हाफ हो पाएगा। अगर साइन ए का मैक्सिमम वैल्यू हाफ पॉसिबल है तो ये कंफर्म है कि ए का मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जो है वो 30 डिग्री छोड़ के और कुछ होने का चांस नहीं बचता है। क्लियर है? बिकॉज साइन ए इक्वल टू हाफ, उसका मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to पाई यही निकलता है π/6, क्योंकि आपको एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर करना है, आप कोई भी एंगल नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है पक्का? तो चलो अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर्ली सोच के लिखना कि क्यों π/6 हुआ, बाकी एंगल्स नहीं हुआ, ये सारी चीज अगर समझ नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज समझ के अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल तक हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दिया हुआ है, तो tan a tan b tan c किस में है पूछा गया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। अगर ये एपी में होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 2b² का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से आपको tan a tan b tan c तक पहुंचना है ना। तो अगर आप यहां से tan a tan b tan c तक पहुंचना चाहते हो तो आप कैसे पहुंच सकते हो tan a tan b tan c तक, ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। सही है क्या? क्लियर है कि कैसे हम यहाँ से tan a tan b tan c तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, दैट इज आपको साइड्स का रिलेशन को एंगल में कन्वर्ट करना होगा, और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप साइन रूल यूज कर सकते हो ना, क्योंकि साइन रूल a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन ए बोलता है नहीं बोलता है। मैंने आपको ये रिलेशन साइड पे लिख के भी दिया था कि देखो जब भी साइन रूल आएगा अपन ये रिलेशन जरूर यूज कर पाएंगे। इक्वल टू के मान लेते हैं ना इसको, तो ए का वैल्यू हो जाएगा के साइन ए, बी का वैल्यू हो जाएगा के साइन बी और सी का वैल्यू हो जाएगा के साइन सी। क्लियर है? तो यही चीज अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये 2 इंटू के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। सही है क्या? इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। सही है, यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे को क्या मिल रहा है कहीं ना कहीं, सॉरी ये साइन स्क्वायर सी होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे को मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक बात है, क्लियर है? तो इनडायरेक्टली हमारे को क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर बी, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी को तो हम ऐसे डील नहीं कर सकते, तो हमारे को यहाँ से क्या करना होगा, मान लो साइन स्क्वायर ए बी माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिया और इधर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, साइन ए प्लस बी, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं एग्जैक्टली, साइन बी प्लस साइन सी, बट फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिक्कत हो जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी था, है ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी था, तो यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी डाल देंगे और यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डाल देंगे,
साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही मिलेगा। तो इसको कहीं ना कहीं अपन साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हैं, और इसको भी अपन कहीं ना कहीं साइन ऑफ सी प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी डाल सकते हैं। क्लियर है? बट हमें जो चीज चाहिए वो तो हमें कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है दोस्त। क्लियर है? नजर आ रहा है क्या आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, उम्मीद करूंगा कि आपको भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अपन क्या सोचे यहाँ पे एग्जैक्टली ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। साइन बी प्लस ए इंटू साइन सी प्लस बी, इसको तो मैं पाई माइनस ए लिख करके साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सॉरी, सी में जाएगा, ये बी में जाएगा। हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ देख लेते हैं। इसको अगर मैं पाई माइनस सी लिख देता हूं तो ये साइन सी बन जाएगा, और अंदर वाला आएगा साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ही आएगा। और इसको अगर मैं पाई माइनस ए लिख देता हूं तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू ये आएगा साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं, देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका साइन सी इंटू साइन बी इंटू कॉस ए, साइन सी इंटू साइन, इधर हो जाएगा साइन सी कॉस ए साइन बी। ठीक है, इधर हो जाएगा साइन ए साइन सी कॉस बी, और इधर हो जाएगा साइन ए कॉस सी साइन बी। यहाँ पे डबल साइन दिख रहा है, सारे टर्म्स में डबल साइन दिख रहा है। तो डबल साइन अगर दिख रहा है तो क्यों ना अपन डिवाइड कर देते हैं बाई साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी इंटू साइन सी, बोथ साइड्स। इस चीज से डिवाइड कर देते हैं ना दोनों तरफ, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे डिवाइड होकर के क्या आ जाएगा, साइन सी साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉट ए आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका कॉट ए, सॉरी कॉस ए बाई साइन ए। ये सेम कैसे हो गया, साइन सी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन सी इंटू साइन बी इंटू कॉस ए। अरे यार, ये बी होगा ये ए होगा ना, ये बी होगा ये ए होगा, साइन ए साइन सी साइन बी और कॉस सी साइन बी। सही है, ये हो जाएगा आपका कॉट बी, और इधर आ जाएगा आपका कॉट बी माइनस कॉट सी। तो यहां से कहीं से आ रहा है 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। अगर ये तीनों की तीनों एपी में हो जाता है तो इनका रेसिप्रोकल एचपी में होगा। दैट इज इनका रेसिप्रोकल कौन है, tan A tan B tan C है इनका रेसिप्रोकल। तो tan A tan B tan C आर इन किस में हो जाएगा, HP। तो ऑप्शन नंबर सी होगी आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा सवाल था, साइन रूल के ऊपर बेस करके। तो इस तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल आपके एग्जाम्स में कभी भी आ सकता है। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्की बात? क्लियर है क्या? आगे बढ़ते चलो अगला प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा क्लियरली यहाँ पे कि cos a बाई ए इक्वल टू cos b बाई बी इक्वल टू cos c बाई सी दिया हुआ है। आप नोट करके पॉज करके नोट करते जाना। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो साथों साथ आपका नोट्स भी बनता जाएगा, लेक्चर भी आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। cos a बाई ए इक्वल टू cos b बाई बी इक्वल टू cos c बाई सी, एंड a का वैल्यू 2 गिवन है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने को बोला है। क्लियर है क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये रूल तो देख करके क्लियरली साइन रूल का याद आ रहा है, बस यहाँ पे साइन 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 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे साइन कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, है ना। हमारे को क्या पता चल रहा है कि हमें दिया गया है कि cos a बाई ए इज इक्वल टू cos b बाई बी इज इक्वल टू cos c बाई सी। ठीक है, बट हकीकत में तो sin a बाई ए इक्वल टू sin b बाई बी इक्वल टू sin c बाई सी होता है ना। तो क्यों ना हम इस a के जगह पे लिख देते हैं k sin a, आराम से लिख सकते हैं। इस b के जगह पे हम लिख देते हैं k sin b, और इस c के जगह पे हम लिख देते हैं चलो k sin c, k sin c। तो k गेट्स कैंसिल आउट, तो यहां से cot a इज इक्वल टू cot b इज इक्वल टू cot c मिल गया। अगर ये तीनों की तीनों इक्वल है तो यहां से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि a b c तीनों भी सेम होगा। और अगर एंगल किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल सेम हो गया, अगर किसी ट्राइंगल का यहां तक निकालने के बाद भी बच्चे पकड़ नहीं पाते,
अगर किसी एंगल का तीनों एंगल अगर किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल सेम हो गया तो उस ट्राइंगल को अपन इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे और उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है क्या, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड एक साइड लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है आपको वो चीज निकालने के लिए, देख रहे हो, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो ए का वैल्यू 2 अगर यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा √3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, पक्की बात, क्लियर है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। आगे बढ़ते जाओ, अगला अगला सवाल मिलता जाएगा, बढ़िया सवाल मिलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा, फिर शीट कर लो, बस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे आपको कोई रोकेगा नहीं। नंबर 5 चलते अगले क्वेश्चन पे कि साइन स्क्वायर, इस चीज का वैल्यू निकालने को बोला है अपने को, ठीक है ना, ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस। तो ये तीनों एक साथ में ना लिख करके एक एक सिंगल टर्म करके सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, तो ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई तेरे को क्या दिया गया है, साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी। क्लियर है दोस्त। अच्छा, इस ए स्क्वायर को साइड में रख के क्या करोगे, ए साइड लेंथ, तो ए को रख के कोई फायदा नहीं है ना, तो अपन इसको एंगल में कन्वर्ट कर देते। तो इस ए को क्या लिख देंगे अपन, ए को लिख सकते हैं आराम से के स्क्वायर साइन स्क्वायर है। क्लियर है जनाब, के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, अपन क्लियरली यहाँ पे डाल सकते। क्लियर है, चलो अब इस साइन स्क्वायर ए को अपन, ये पूरा बी और सी के फॉर्मेट में है, तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस बी प्लस सी। ए कैन बी रिटन एज पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस सी बन जाएगा, और इधर आ जाएगा साइन ऑफ बी माइनस सी। क्लियर है, और इधर आ जाएगा साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया था, एक साइन को तो अलग कर देते हैं, एक साइन को अलग कर देते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी को अलग कर देते हैं, जो कि साइन ए के ही इक्वल है, और साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी मिल करके क्या बना देगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बना देगा। ये कंफर्म है क्या, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बना देगा। अभी इसको अगर तू फैक्टराइज करेगा तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, के स्क्वायर साइन ए इंटू ऑब्वियसली ये साइन बी प्लस साइन सी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन बी माइनस साइन सी। तो इसका चीज इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप सेकंड वाला फॉर्मेट को अगर सिमिलर पैटर्न में बी का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलता जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, बी से शुरू हुआ था तो यहाँ पे साइन बी आएगा और अंदर आ जाएगा साइन सी माइनस साइन ए। देखो जरा, ए से शुरू हुआ था तो साइन स्क्वायर साइन ए यहाँ पे बच गया, और साइन बी माइनस साइन सी, वही साइक्लिसिटी फॉलो होता गया, ए से बी से सी, वही साइक्लिसिटी फॉलो होता गया। क्लियर है क्या, यहाँ पे भी वही साइक्लिसिटी फॉलो हो रहा है। थर्ड वाले में भी आंसर आएगा के स्क्वायर साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। फिर आप इन तीनों ही टर्म को जोड़ के देखो, आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट 0। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इसीलिए बच्चे को जब थियरी में साइन रूल को एडवांस लेवल में मान लो, साइन रूल को ये जो ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी लिखाना सिखाता हूं ना, उस जगह पे बच्चे लोग जो है ना वो मेरे को पूछते सर के कहां से निकालेंगे, के कहां से निकालेंगे। मैं तभी आपको बोल के दिया था कि के का चिंता मत करो, के सवाल में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, देख रहे हो ना, के कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं दे रहा है ना, और अगर किसी जगह पे के निकालना होगा तो निकाल भी लेंगे, चिंता मत करो। अभी अगर आप सोचो कि जुगाड़ वाला तरीका अगर मैं आपको सिखाऊं, यही क्वेश्चन अगर मान लो जेई पे पूछा जाता, प्रूफ दैट ना करके इन ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दे करके 4 ऑप्शन दे देता, 0 1 2 3। ठीक है, तो आंसर 0 अपन कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये चीज 0 आ रहा है ना, अगर ये चीज 0 मान लो 4 ऑप्शन है, 0 1 2 3 आपको सर्च करना है। आप इतना कुछ कैलकुलेशन ना करके आप डायरेक्टली भी जुगाड़ से कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो जुगाड़ से आराम से। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करोगे आप जानते हो, कैसे करोगे, है ना। आप एक चीज सोच लो ना कि अगर इन ए ट्राइंगल एबीसी लिख दिया, मतलब वो लोग इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि ये जो चीज है वो किसी भी ट्राइंगल में वैलिड होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में वैलिड होता है तो अपना मनमर्जी करते हैं ना, अपन कोई भी ट्राइंगल मान लेते। चलो सबसे सिंपल ट्राइंगल कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर सारे एंगल्स इक्वल होता है, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी को इक्विलैटरल। अगर सारे के सारे इक्विलैटरल है,
सारे ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएगा। एबीसी अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पे पुट कर दे बी माइनस बी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अगर साइन के अंदर वाला चीज जीरो है तो पूरा पूरा चीज जीरो, समेशन आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर? एक झटके में तो आंसर निकाल सकता है। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो ये सब जुगाड़ है, ये सब तब पता चलना बेहतर है मेरे ख्याल से। मैं कभी भी जुगाड़ पहले नहीं सिखाता, ठीक है? किसी भी चैप्टर का ट्रिक आज तक नहीं सिखाया, वो एग्जाम में जाने से पहले सिखा के दूंगा, क्योंकि वो गलत रास्ता है, बट एग्जाम में समय बचाने में बहुत इफेक्टिव रहता है। इसीलिए सिखा के देना एज ए टीचर, एज ए मेंटर मेरा जरूरी कर्तव्य, ठीक है? बट अभी सिखाना गलत बात है, बट एज चैप्टर चल रहा है, मेरे को फील आ रहा है, तो मैं आराम से आपको बताते जा रहा हूं जहां जहां पे जुगाड़ लग रहा है, ठीक है? तो ये अगर जब तक पता नहीं होता है तो ये सीख के कभी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आईटी आपको ऐसा सवाल नहीं देगा जो इससे है, ठीक है? वो भी दे भी सकता है, कभी कभी इजी क्वेश्चन आ भी जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट मेंस वगैरह में बहुत ज्यादा काम आ जाता है, इसीलिए बोल के दे रहा हूं। तो कॉपी में दोनों चीज लिख के रखना, बट ये आना ही चाहिए, और ये अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, नोट करके रख दीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी और ए प्लस बी पे इस तरीके का रिलेशन है तो ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, जवाब दो, ठीक है? तो चलते हैं, ट्राइंगल एबीसी के बारे में कमेंट करने को हमारे को बोला गया है, तो अपन क्या करेंगे, ये सारे के सारे साइन रूल के एप्लीकेशन चल रहे हैं। ए और बी दिखते हैं और साइड में अगर एंगल आपको दिख रहा है तो तुरंत आप क्या कर दोगे, आप समझ ही गए होंगे कि सर ए को के साइन ए और बी को के साइन बी रख दो, शायद कुछ ना कुछ होकर के सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो ए को अगर के साइन ए और के साइन बी अगर पुट कर देंगे तो कहानी कुछ इस तरीके से बनेगा। अरे भाई बनेगा नहीं बनेगा? और इधर अगर मैं देखूं तो ये के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी जो है वो इस तरीके से होगा, और इधर आ जाएगा साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है क्या? तो ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी को अपन क्या लिख सकते हैं जनाब, पता है ना आपको? अरे भाई नहीं पता क्या? तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बोलो बात सही है क्या? अरे नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी हो जाएगा, और इस नलायक को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, कुछ नहीं हो सकता इसका, ये तो बेकार सी चीज है, ये को ऐसे ही रख दो, इसको बेटर होगा, ठीक है? अभी बहुत बच्चे आएंगे, बहुत होशियार टॉपर बच्चा आएगा, आकर के यहाँ पे क्या कर देगा पता है, दिस उड़ा देगा इन दोनों को। समझ में आ रहा है ना? तो उड़ाना ही उनका जिंदगी का सत्यानाश है, ठीक है? चलो मान लो मैंने उड़ा दिया इन दोनों को, ठीक है? उड़ाने के बाद क्या पता चल रहा है, एक बार करो तो करने के बाद आपको फील आएगा। ये मान लो क्या है, ए प्लस बी को अपन सिंप्लीफाई कर देते ना, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, मान लो ये क्या है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन स्क्वायर ए प्लस बी आएगा, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? सही है? चलो तो यहां से हमारे को क्या मिल रहा है, इसको मैं सी लिख सकता हूं ना, इसको मैं साइन स्क्वायर ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख देता हूं, तो साइन स्क्वायर सी लिख देता हूं, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? तो साइन स्क्वायर सी को वापस में क्या लिख सकता हूं, सी का वैल्यू होता है के साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू में सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे तो कैंसिल कर सकते बिकॉज 1 बाई के स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये किसका पहचान है, ये पाइथागोरस का पहचान है, और पाइथागोरस कहां पे लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, तो आंसर हो जाएगा दिस। बट ये आईटी का सवाल है, ये एक 1 और मोर देन 1 वाला ऑप्शन है, ये क्या है, 1 और मोर देन 1। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? क्लियर है क्या? तो जो बच्चे सिर्फ मैकेनिकली चीजों को करते हैं, बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, वो आंसर सिर्फ राइट एंगल लगाएंगे, बट जो बच्चा होशियार है और मेरा बात एक एक चीज ध्यान से दिमाग में फिक्स करके रखता है और मेरे को विश्वास करता है, वो बच्चा क्या करेगा कि सर आपने बोले थे कि फैक्टर कभी कैंसिल नहीं करना है, अगर फैक्टर कैंसिल नहीं करना है तो जब इस चीज को इधर लेके जाएंगे तो साइन ए माइनस बी एक फैक्टर आएगा ब्रैकेट में, और साथ में ये रिमेनिंग टर्म रहेगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक और पॉसिबिलिटी निकलेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी भी 0 हो सकता है। यहां पे कैंसिल कर दिया बिकॉज यहाँ पे अगर कॉमन ले दे तो 1 बाई के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे मिलेगा। तो 1 बाई के स्क्वायर कभी 0 हो नहीं सकता, तभी हो सकता है जब के इंफिनिटी हो, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज के इज फाइनाइट। तो 1 बाई के स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता, तो अगर 1 बाई के स्क्वायर 0 नहीं होता है तो ये 0 होगा।
ठीक है, इसीलिए के स्क्वायर को डायरेक्टली उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे साइन ए माइनस बी को डायरेक्टली हम कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कैंसिल डायरेक्टली कर देते तो हमारा सत्यानाश तो तैयार है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर 0 हो गया। अगर साइन ऑफ ए माइनस बी 0 हो जाता है तो अपन एक सॉल्यूशन तो ए माइनस बी बराबर 0 डाल सकते हैं ना। और अगर ए माइनस बी का वैल्यू 0 मिल जाता है आपको, कहीं ना कहीं पे आपको ये मिल रहा होगा कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब उस ट्राइंगल का कोई भी दो एंगल एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। और अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल एग्जैक्टली आपको इक्वल मिलता है तो समझ जाओ दोस्त कि वो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो अगर आप ये बेसिक मैथ्स जो है वो आपका अगर वीक है ना, या फिर आप मेरा बात को ध्यान से समझे नहीं या फिर कदर नहीं किए, बात को सोचे कि ऐसे ही पढ़ा रहा है तो ऐसे ही पढ़ा रहा है, तो ऐसे ही आपका नंबर भी चलता जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? तो ये चीज पे स्टार लगा करके अच्छे से खुद को याद दिला करके देखो, ताकि रिवीजन के वक्त ये सब चीजों पे अपने को ध्यान देना है। जो सर ने सिखा दी उसमें स्टिक करना है, उसमें कुछ भी इधर न उधर करना है। जो सिखा दी वो दिमाग में करना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड्यूलस ऑफ एक्स लिखने बोला तो ये 2 साल कुछ भी हो जाए, कितना भी दर्द हो जाए, तेरे को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखना पड़ेगा तो पड़ेगा, ताकि तेरा मास्टर काटे ना काटे उससे मैंने कोई मतलब नहीं है। बट आईटी ये मांगता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है, वास्तव में होता है, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है। ये गलत बात है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, फैक्टर कैंसलेशन, क्रॉस ऑफ रूट, ये सारे चीज सिखा के दिया है। बेसिक मैथ्स पढ़ाने का कोई शौक नहीं लगा था, या फिर मेरे को एक्स्ट्रा इतना भर भर के पैसा नहीं आ रहा था कि बेसिक मैथ्स पढ़ाऊं। ठीक है, जरूरत है, आईटी नीड है, आईटी का आईटी मांगता है, इसीलिए पढ़ाया। अदरवाइज आज की दुनिया में आप इस सब सवालों पे स्ट्रगल करते हैं और आपका आंसर भी गलत निकलता। समझ में आ रहा है ना? तो शौक से कुछ नहीं पढ़ाता हूं, काम से पढ़ाता हूं, वही चीज जरूरत से पढ़ाता हूं जो एग्जाम में एग्जैक्टली नीड है। उससे ज्यादा पढ़ाने का ना शौक है, अगर पैसा मिल रहा होता तब तो पढ़ाते ना भाई। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड कर लो। रीड करके आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर इन द रेशियो 3:5:4। अगर एंगल 3:5:4 पे है तो a प्लस बी प्लस रूट सी का वैल्यू क्या है? चलो एक सवाल तो मैं इस टाइप का एक सवाल तो एक आध सवाल होमवर्क में दे सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होमवर्क रह गया मान लो, ठीक है, तो सिंपल है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होमवर्क है। 8 नंबर वाले सवाल में चलते चलिए। अच्छा क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 consecutive natural numbers and its largest angle is twice the smallest one. Determine the semi perimeter of triangle. हेरोस फॉर्मूला क्लास 9 याद होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर क्या है? a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स, उसका आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर आ जाए, खत्म बात। लेकिन उसको निकालने के लिए पहले हमारे को साइड्स ऑफ ट्राइंगल तो निकालना पड़ेगा ना जहां। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल का इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है देखो जरा एक बार, कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में बोल रहा है। चलो डायग्राम बना के फायदा नहीं जगह जाएगा। तो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो उसको मैं कैसे कंसीडर कर सकता हूं? एक को अगर मैं k कंसीडर करूंगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला हो जाएगा k प्लस 1, तीसरा वाला हो जाएगा k प्लस 2। क्लियर है क्या ये बात? ये समझ आ रहा है ना? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब क्या? जहां पे मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि k इज ए नेचुरल नंबर, तभी तो ये तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा ना भाई। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहा है एंड इट्स लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। लार्जेस्ट एंगल किसको मानोगे? लार्जेस्ट एंगल ए बी सी मान लेते, चलो बी लार्जेस्ट एंगल है और ए स्मॉलेस्ट है, ये हमने एज्यूम किया। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, तो ऑब्वियसली बी का वैल्यू जो हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू आ गया ट्वाइस है। ठीक है, अभी आप क्लियरली देख सकते हो बी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट वन। अभी सी का वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं ना, सी का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस ए माइनस बी। क्लियर है? तो b इन टर्म्स ऑफ a आया तो b का c का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a चाहिए हमें, तो यहाँ पे b का वैल्यू 2a डाल दो तो c हो जाएगा पाई माइनस 3। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो एक एक चीज हमारे को मिल गया कि b भी इन टर्म्स ऑफ a मिल गया और c भी इन टर्म्स ऑफ a मिल गया। क्लियर है? अच्छा, अभी हमें एंगल का इंफॉर्मेशन पता है और साइड लेंथ पता है, तो अभी हम क्या लगा सकते हैं ये चीज एक बार सोचो। तो हमें साइड लेंथ निकालना है, दैट इज हमें k का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। तो k का वैल्यू अगर सॉल्व करके निकालना है तो आप कहां से निकाल सकते हो? क्या आप साइन रूल से कर सकते हो? इसको ट्राई करके देख लो, है ना। अपन क्या बोल सकते हैं? अच्छा, सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं मान लेता हूं ट्राइंगल एबीसी कुछ इस तरीके से, ये है आपका एंगल ए, ये है आपका एंगल बी, ये है आपका एंगल सी।
ठीक है, ए को आपने स्मॉलेस्ट माना, ए को आपने स्मॉलेस्ट माना, तो आप ये थ्योरम क्लास 9th ट्राइंगल में पढ़ के आए थे, याद करो कि लार्जेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट साइड होता है और स्मॉलेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड स्मॉलेस्ट साइड होता है। क्लियर है क्या? ये चीज पढ़े थे नहीं पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े तो कॉपी में नोट करके रखो, ये याद दिला रहा हूं, इसीलिए बोला कि ज्योमेट्री थोड़ा बहुत यूज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ए को मैंने स्मॉलेस्ट माना, तो ए का जो ऑपोजिट साइड होगा वही स्मॉलेस्ट साइड होगा ना, और बी को मैंने लार्जेस्ट माना तो बी का ऑपोजिट साइड लार्जेस्ट साइड होगा। ये फील आता है? पूरा आता है ना भाई? तो चलो, स्मॉलेस्ट साइड, तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन है? ऑब्वियसली के होगा, तो के अगर स्मॉलेस्ट साइड है तो ए के ऑपोजिट वाला हो जाएगा के। ये भी एक जुगाड़ है जो अपन यहाँ पे, जुगाड़ नहीं बेसिकली कंसेप्ट है जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों में लार्जेस्ट कौन है? k+2, तो b के ऑपोजिट वाला हो जाएगा k+2, और रिमेनिंग c के ऑपोजिट वाला बीच में रहेगा, तो ये रहेगा k+1। तो यहां से साइड लेंथ एग्जैक्टली पता चल गया, तो क्या हो जाएगा? k/sin a, k/sin a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k+2 डिवाइडेड बाई sin b, ठीक है, एंड k+1 डिवाइडेड बाई sin c। अभी sin b और sin a, इन दोनों को अपन a पे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं? sin 2b लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? k+1 डिवाइडेड बाई sin π-3a, जो कि हो जाएगा sin 3a। क्लियर है? समझ आ रहा है? अच्छा सॉरी, b को तो 2a लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2a। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो, तो यहां से अपन कर सकते हैं बहुत कुछ। क्या कर सकते हैं अभी देखेंगे, ठीक है ना भाई? देख लेते क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते, इन दोनों को इक्वेट कर देते। इन दोनों को इक्वेट करने से क्या मिलेगा देख लेते। k डिवाइडेड बाई sin a इज इक्वल टू k+2 डिवाइडेड बाई sin 2a को 2 sin a इंटू cos a लिख देते हैं, ठीक है। तो sin a गेट्स कैंसिल आउट बिकॉज ये जीरो नहीं हो सकता है, तो cos a का वैल्यू यहां से क्या निकल गया? k+2 डिवाइडेड बाई 2k। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? cos a का वैल्यू यहां से निकल गया। अभी चलो एक काम करते हैं, अपन जने इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो k/sin a इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? k+1 sin 3a का फॉर्मूला बोलो, 3 sin a - 4 sin क्यूब a, तो sin a कैंसिल कर देगा ना एक को, तो यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर a का वैल्यू आ जाएगा k+1 डिवाइडेड बाई k, ठीक है। और 3 - 4 sin स्क्वायर को लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का वैल्यू यहां से छाप देंगे k+2 डिवाइडेड बाई 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k+1 बाई k। ये बन जाएगा k के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, k का वैल्यू मिलेगा। अगर नेगेटिव आंसर, क्योंकि k का 2 रूट्स आएगा, अगर नेगेटिव, ऑब्वियसली एक नेगेटिव आने का चांसेस बन रहा है, नेगेटिव अगर आया है तो उसको रिजेक्ट कर दोगे बिकॉज k को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, और जो पॉजिटिव आएगा उसको एक्सेप्ट करोगे तो तीनों साइड लेंथ मिल जाएगा। अगर तीनों साइड लेंथ मिल गया तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ देम डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से सिंपल चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बट अगर तरीके से और एक स्ट्रेटेजी के साथ अपन पढ़े तो कभी भी ये चैप्टर हमारे को तकलीफ नहीं दे सकता। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? फील आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ते, चलिए ध्यान से आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते, चलिए अगला नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस चीज का आपको वैल्यू सॉल्व करके निकालना है ना, क्या होगा एग्जैक्टली वही तो चाहिए आपको। चलो, तो कहीं ना कहीं अपन सोचते एक बार, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस a + b होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c/2। यहां से क्या मिलेगा? ये हो जाएगा a² + b², यहां पे भी a² + b² आएगा। ब्रेक करो, ऐसे आएगा ना, ऐसे एक सीन तो बनेगा जो कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2ab + 2ab, अगर कॉमन चला जाएगा तो अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर c/2 - cos स्क्वायर c/2। ये हो जाएगा a² + b², और ये हो जाएगा तेरा -2ab, अगर कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो अंदर इधर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर बन जाएगा। तो आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा इज cos ट्वाइस थीटा। तो cos ट्वाइस थीटा का मतलब क्या है कि ये बन जाएगा cos 2 × c/2 दैट इज cos c, और a² + b² - 2ab cos c जो होता है उसका जो वैल्यू हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos c इज इक्वल टू b² + a² - c² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ab। तो यहां से सॉल्व कर लो तो a² + b² - ट्वाइस ab cos c का वैल्यू हो जाएगा c², व्हिच इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सिंपल है ना भाई एकदम?
हो जाएगा। चलो आगे बात करते, क्लियर है, आगे बात करते, चलिए आगे बात करते भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंगल एबीसी, कैपिटल एबीसी आर इन एपी, एपीजीपी वाला एक प्रॉब्लम मैंने बता दी, तो ये प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, अभी ये आपका होमवर्क है ना। दोनों मेथड से, ओरिजिनल चाहिए मुझे और जुगाड़ देखता हूं कौन निकाल पाता है, जुगाड़ भी चाहिए। क्लियर, समझ आ रहा है। चल नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं अपन। नंबर 11, ट्राइंगल एबीसी जिसमें एंगल सी 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, एक एंगल गिवन है, तो एक एंगल अगर गिवन है तो कुछ रिलेशन तो हमारे को ऐसे मुफ्त में ही मिल जाता है ना भाई। cos 60 इज इक्वल टू, हमें क्या पता चलेगा, एंगल सी गिवन है ना, तो cos c का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो cos c का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और जो यहाँ पे आया वही नीचे आएगा। क्लियर है क्या, यहाँ से एक रिलेशन हमारे को मिल जाता है ना कि cos 60 तो हाफ हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ए बी, तो 2 2 2 2 सबको कैंसिल कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू आ जाएगा सी स्क्वायर। ये चीज हमारे को पता चल गया। क्लियर है, अभी जो चीज दिया हुआ है उसका वैल्यू हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है, 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी का वैल्यू निकालना है, तो और तो कोई रास्ता नहीं है एलसीएम के अलावा, ऑब्वियसली एलसीएम लोगे तो एलसीएम लो, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस ट्वाइस सी आएगा। क्लियर है, नीचे वाला क्या आएगा बोलो, नीचे वाले क्या आएंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो इस सी स्क्वायर को अपन क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, सी स्क्वायर को क्या डाल सकते हैं भाई, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सी स्क्वायर को यहाँ से लिख सकते हैं ना कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बोलो, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, समझ आ रहा है ना, तो यहाँ से हमारे को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं, ए प्लस बी प्लस ट्वाइस सी है, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे निकालें, आंसर जो है वो 1/a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, 1/a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो यहां से कैसे करें हम लोग, आगे कैसे बढ़े, कोई रास्ता किसी के पास, a प्लस बी प्लस ट्वाइस सी डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, सी इंटू ए प्लस बी, कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है दोस्त, क्या करें बोलो, कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं सी स्क्वायर प्लस ए बी लिख देता हूं तो होगा क्या कुछ, अगर मैं इसको सी स्क्वायर प्लस ए बी लिख देता हूं तो ए बी लिखने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ये कोई फायदा नहीं हो रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है ना, कैसे सोचे, क्या सोचे, यही हो गया बहुत बड़ा सवाल, कैसे सोचे यहाँ से और क्या सोचे, है ना, हाँ मुश्किल हो गया, सोचना मुश्किल हो गया, दूसरा कुछ तो और सोच भी नहीं सकता, बिकॉज दूसरा को सोचने के लिए तो एक और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा ना, साइन रूल या फिर प्रोजेक्शन या फिर दूसरा कुछ लगाने के लिए तो एक और एंगल का इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही होगा, एक एंगल का इंफॉर्मेशन से तो सिर्फ कोसाइन रूल ही सोच सकते हैं, और कुछ तो सोच नहीं पाएंगे ना, क्या कर सकते हैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो बोलो भाई बोलो, ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, बट उससे तो बात नहीं बनेगा ना, उससे तो बात नहीं बनेगा,
बोले क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी। तो क्या किया जाए? वो सी का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे क्या? नहीं यार, बहुत गंदा हो जाएगा। सी का वैल्यू पुट करके रैशनलाइज करना थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। नहीं, सी का वैल्यू पुट करके रैशनलाइज करना ये सब पॉसिबल नहीं होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा यार बहुत। खैर सोचिएगा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, होमवर्क में डाल रहे, आप सोचिएगा। पहले तो जो आता है वो कर लेते हैं, जो कम समय में ही अटेम्प्ट में हो जाता है। होमवर्क में रख रहा हूँ, सोचिएगा अगर नहीं होता है तो अपन क्लास में करके देंगे, सोचना पड़ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है अभी। नंबर 12 पे चलते चलिए। एबीसी आर इन एपी दिया हुआ है, तो शो दैट। अच्छा, एबीसी आर इन एपी मतलब क्या? ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। अभी इस ट्वाइस बी को अपन क्या करें? कॉस चाहिए ना, कॉस चाहिए। अच्छा, कॉस चाहिए तो क्या कर सकते हैं यहां से? हाँ, फॉर्मूला वगैरह तो लग नहीं रहा है, कितना लगेगा? बिकॉज कॉस 2b अगर लगा भी देते हैं तो कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी। पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली कितना काम करेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए तो टेंशन हो जाएगा भाई, फॉर्मूला तो दिक्कत दे देगा ना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गया अभी। फॉर्मूला अगर कैलकुलेटिव हो गया यार क्वेश्चन। कॉस अगर ले भी लेते दोनों तरफ तो इधर कॉस है कॉस सी आ जाएगा, माइनस साइन है साइन सी को क्या करेंगे? ये भी तो सवाल है। ये सवाल नहीं है क्या? ये भी तो सवाल है। डिफिकल्ट पार्ट आ गया यार। बोलो भाई बोलो, क्या किया जाए? यहां से क्या किया जाए? cos 2b को कहीं ना कहीं अपन माइनस साइन है साइन बी। अच्छा, एक काम कर सकते ना, ऐसे cos ऑफ a प्लस सी ही रहने देते हैं और a प्लस सी को कहीं ना कहीं अपन पाई माइनस बी लिख देते हैं, तो ये माइनस कॉस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस बी। तो कॉस बी का क्या कर सकते हैं यहां से? कॉस बी का बोलो। पहले से ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस वगैरह लेने से पहले ही। तो इसको पाई माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो यहां से मैं क्या बुद्धू वाला काम कर रहा हूँ? बी का वैल्यू तो π/3 क्लियरली नजर आ रहा है, तो कॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। ये कितना सिंपल चीज है देखो, बट दिखता नहीं है बहुत बार, ठीक है ना। तो cos π/3 हो जाएगा हाफ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए सी। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, यहां से अपन जाने क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली बोलो? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी का अंडर रूट। अच्छा ला, मिल गया ना। ए स्क्वायर प्लस ऊपर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू मिल गया ना बी स्क्वायर। तो RHS पकड़ लो, RHS पकड़ लो, तो कुछ ना कुछ शायद हो सकता है। हो सकता है क्या? हो ही जाएगा शायद। ये अंडर रूट बी, मॉड्यूलस बी नहीं लिखा बिकॉज बी इज पॉजिटिव, मुझे पता है मॉड बी का आंसर बी ही आएगा। तो ए को अपन लिख सकते हैं ना के साइन ए प्लस सी को लिख सकते हैं के साइन सी डिवाइडेड बाई बी को लिख सकते हैं के साइन बी। के तो कैंसिल, साइन ए प्लस साइन सी हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 और नीचे आ जाएगा साइन बी को लिख देते हैं 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2। ठीक है, क्लियर है? तो इस b बाई 2 को तो मैं a प्लस c बाई 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिकॉज b बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a प्लस c बाई 2। तो ये बन जाएगा cos, ये बन जाएगा साइन, तो साइन a माइनस c बाई 2। अच्छा, आंसर में हमें चाहिए
कॉस ना, कॉस ए माइनस सी बाई 2 चाहिए, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा कॉस बी का वैल्यू तो पता है पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 हाफ होगा, 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 साइन ए माइनस सी बाई 2। ट्रिकी क्वेश्चन था बट इजी था, क्लियर? ट्रिकी था बट इजी था, ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है इसको 4 ऑप्शन लेके। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिया मान लो आपको, एक ए सी के टर्म में, एक ए बी के टर्म में, एक बी सी के टर्म में और एक मैन ऑफ दिस, क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो ध्यान से प्रैक्टिस करना, सारे एंगल से मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये भी एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, नंबर 13। एक बार पॉज करके आपको चैलेंज करता हूं, अगर करने का कोशिश कर रहे हो तो करो इस बार, ठीक है। एक बार पॉज करके ट्राई करके देख लो, अगर होता है तो ईमानदारी से बता दीजिएगा। ये 3 साइड लेंथ दिया हुआ है, तो आपको पूछा है कि जिस ट्राइंगल का साइड लेंथ है ये तीनों, उस ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, बोलो। उस ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल क्या होगा आपको बताना है। तो ग्रेटेस्ट एंगल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ग्रेटेस्ट साइड निकालना पड़ेगा। इन तीनों में ग्रेटेस्ट साइड कौन है वो पहले जज करो। तो इन तीनों में ग्रेटेस्ट साइड कौन है वो निकालने के लिए पहले तो हमें ये पता है ना कि तीनों के तीनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज तीनों साइड लेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो पॉजिटिव है ही, परफेक्ट स्क्वायर प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी। ट्वाइस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव कहां पे होगा, जहां पे एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव कहां पे होगा, जहां पे एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो इनका इंटरसेक्शन लेकर के हमें x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी मिलता है, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? और अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये तीनों अगर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है तो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल में एक और रिलेशन काम करता है ना कि सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो चलो वो और करके फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी x का रेंज पता चल गया कि अगर इन तीनों को साइड लेंथ होना है तो x 1 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर x 1 से बड़ा है तो कौन सा ग्रेटेस्ट साइड होगा अमंग्स देम, ठीक है। कौन सा ग्रेटेस्ट साइड होगा, ये तो x अगर 1 से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा होगा, ये 3 से बड़ा होगा, और ये भी समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा ना। तो ये भी किससे बड़ा होगा, x प्लस हाफ हो जाएगा 3/2 से बड़ा, बिकॉज x 1 से बड़ा है। तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा 9/4 से बड़ा, प्लस 3/4 कर देंगे तो ये 3 से बड़ा होगा। मतलब ये 0 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है। तो इन तीनों में ये तो ग्रेटेस्ट साइड हो नहीं सकता है, अगर होना है तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अभी इन दोनों में से कौन किससे बड़ा है इन दैट इंटरवल देख लेते हैं ना। तो चलो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। सोच पा रहे हो हम क्या सोच रहे हैं? हमारा कंफ्यूजन जाकर के अटक गया, ये तो हमने निकाला सबसे पहले। फिर हमारा डाउट है कि इन तीनों में कौन ग्रेटेस्ट है। फिर देखा फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, ये 0 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, तो ये तो रेस से आउट हो गया। अगर चेक करना चाहते हो तीनों को ही कर सकते हो, दिस ग्रेटर देन दिस करके देख लो, ठीक है। दिस ग्रेटर देन दिस करके देख लो आप, है ना। मान लेता हूं मैं ये ग्रेटेस्ट साइड है और ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। अभी अगर ये इनइक्वालिटी का आंसर ये मिल जाता है, मतलब इस इंटरवल में ये इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तब तो पक्का यही ग्रेटेस्ट साइड होगा ना। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यहाँ से एक्स ग्रेटर देन 1 एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 मिल जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 लेस देन 3 मिल जाएगा। तो एक्स माइनस 1 माइनस प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 के बीच में मिलेगा, तो x का वैल्यू 1 प्लस रूट 3 से छोटा मिलेगा। तो खैर ये इससे बड़ा हो या फिर अगर मैं देखता हूं कि ये इससे बड़ा है या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ट्वाइस एक्स प्लस 1 से बड़ा है या नहीं, बिकॉज ये जो सॉल्यूशन ये तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, तो एक्स का वैल्यू अभी 1 प्लस रूट 3 से बड़ा होगा। मतलब इस इंटरवल में 1 से इंफिनिटी इस इंटरवल में क्लियरली हमें पता चल गया विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी कंसेप्ट कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ग्रेटेस्ट साइड कौन हो जाएगा, ये होगा। तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट एंगल। क्लियर है क्या? फील आ रहा है अच्छे से? क्लियर है? इधर को इरेज कर देते हैं। इसके ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट एंगल, और वही आपको निकालना है एग्जैक्टली, ठीक है।
तो अगर इसके ऑपोजिट एंगल, अगर मैं बात करूं तीन साइड का, तो एक साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एक साइड ट्वाइस एक्स प्लस 1 है, एक साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ग्रेटेस्ट एंगल मुझे निकालने के लिए बोला, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट साइड है तो इसका, ये अगर ग्रेटेस्ट साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल हो जाएगा ग्रेटेस्ट एंगल। क्लियर है क्या? मतलब मेरे को ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल के ऑपोजिट वाला साइड माइनस के स्क्वायर में आता है और इन दोनों का स्क्वायर का समेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, थीटा यहां से निकल करके इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो तगड़ा क्वेश्चन था। इस प्रकार की क्वेश्चन आईटी एडवांस, आईटी मेंस दोनों में बिल्कुल पूछा जा सकता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सेट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहला ट्विस्ट ट्राइंगल का एक थ्योरम अप्लाई होता है कि ग्रेटेस्ट एंगल निकालने के लिए पहले ग्रेटेस्ट साइड पता होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट साइड पता करने के लिए अच्छा ज्योमेट्री और इनइक्वालिटी आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो बिल्कुल ये एक अच्छा सेट ऑफ प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, बिल्कुल दोनों में से किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो स्टार करके अच्छे से इसका सॉल्यूशन लिख के रखिएगा और डीपली इसमें सोचने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? अगर समझ नहीं आता है तो पूछिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BC1 है, AC2 है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A। ये होमवर्क है यार, ये होमवर्क है। 4 होमवर्क हो चुका है अभी तक। ठीक है, 4 होमवर्क हो चुका है। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं 15 पे। देखो क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, क्यूबिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मिक्स कर दिया। देखो इस तरीके का क्वेश्चन ये एडवांस बनाता है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम का जो एडवांस का जो मीडियम पोर्शन का सवाल है वो इस टाइप के ही होता है। एक क्यूबिक इक्वेशन, थियरी ऑफ इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 40 बराबर 0। इसका जो 3 साइड लाइन्स है वो कौन कौन है? वो है A, B और C। ठीक है, तो कुछ रिलेशन, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सब तो यहां से मिल जाएगा। अभी हमारे को जो निकालना है उस चीज पे ध्यान दो। cos A by A प्लस cos B by B प्लस cos C by C, ये हमें निकालना है। क्लियर है? तो यहां से निकालने के लिए ABC एलसीएम ले लिया, तो इधर BC cos A आ गया प्लस AC cos B आ जाएगा प्लस AB cos C आ जाएगा। ठीक है ना? तो BC cos A आप निकाल सकते हो फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला। cos A का वैल्यू क्या है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई ट्वाइस BC। तो BC cos A क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना? और ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2। मैं एंगल को गायब करना चाहता हूं बिकॉज यहाँ पे मेरे को जो भी रिलेशन मिलेगा वो साइड लेंथ्स का मिलेगा, एंगल इसीलिए मैंने गायब कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर सम करोगे आप तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा? ऑब्वियसली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई ABC मिल जाएगा। और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे एक 2 भी आएगा, ट्वाइस ABC। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्की बात? क्लियर है भाई? क्लियर है ना? अभी सम ऑफ द रूट टेकन एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये इस इक्वेशन से तीनों इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा बिकॉज इस इक्वेशन का तीनों रूट है ABC। क्लियर है? तो बिल्कुल जे मेन वगैरह में ये सब चीजें आपको आराम से पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है? समझ आ रहा? चलो अभी मेरे करने लायक अगर मैं कोई सवाल यहाँ पे देखूं तो लास्ट वाला कर दूंगा। ये तीनों आपका होमवर्क है। मान लो इधर 3 क्वेश्चन दिया होमवर्क और इधर दे दिया 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन होमवर्क 18 में से, है ना? वो तो बहुत ही कम है। 11 क्वेश्चन मैंने ही कर दिया। ठीक है, इतना तो होमवर्क होना ही चाहिए। और होमवर्क कंप्लीट करके ये 7 क्वेश्चन ग्रुप में सबमिट करना है, याद रखिएगा। पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे को होमवर्क लेक्चर बाय लेक्चर सबमिट करते जाओगे। हर लेक्चर का होमवर्क उसी के बाद देखने के बाद कंप्लीट करने के बाद सबमिट करोगे। ठीक है, और फिर एक साथ सारे जूम में डिस्कस होगा। ठीक है, तो 19 वाला कर देते। चलो लास्ट सवाल आज के लिए। ठीक है, A cos स्क्वायर C by 2 प्लस C cos स्क्वायर A by 2 और इसको 3B by 2 D। अच्छा ये दिया हुआ है तो ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल किसमें है पूछा है, मतलब ABC लाना पड़ेगा। ABC अगर लाना है तो कोसाइन को हटाना पड़ेगा, तो कोसाइन कैसे हटाएंगे? देख cos स्क्वायर C by 2 दिख गया ना, तो
तो डबल एंगल वाला चीज आएगा ना, बिकॉज ये c/2 है, हमें फॉर्मूला पता है cos c cos b cos a का, बट यहाँ पे c/2 है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 2 cos स्क्वायर c/2 बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज cos c बन जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज सोच करके हम इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये a बन जाएगा और अंदर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर c/2 प्लस c अंदर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 3b। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छे से यूज होता है इस चैप्टर में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos c, और कहने को तो बहुत कुछ मिक्स कर सकते हैं, ये 1 प्लस cos a इक्वल टू 3b हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें तो साइड्स का रेशियो चाहिए, साइड्स ऑफ ट्राइंगल किस में है वो चाहिए ना, मतलब cos c cos a को एलिमिनेट करना होगा, तो cos a का फॉर्मूला लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ab, और यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख दो, तो 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस bc इक्वल टू 3b। तो यहाँ से जब भी आप एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल होगा ना, a कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ab, और इधर a है तो ये ट्वाइस b हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस b इक्वल टू 3b हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? तो ये 2b एलसीएम होकर के वापस उधर चला जाएगा, तो इसको ब्रेक ही कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस bc माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 6b स्क्वायर। ठीक है, 6b स्क्वायर है, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देख लो यहां से आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये क्या हुआ, c स्क्वायर गैस कैंसिल आउट, a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2b स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2b कॉमन आ रहा है प्लस c, और इधर आ जाएगा 4b स्क्वायर, इससे इसको फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज 2b कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कॉमन लाओगे तो ब्रैकेट में 2b इंटू a प्लस सी माइनस 2b तो आएगा ना, तो 2b तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो रिमेनिंग फैक्टर जीरो होगा, दैट इज a प्लस सी इक्वल टू 2b मिलेगा, मतलब abc दैट इज साइड्स ऑफ द ट्राइंगल किस में हो गया, AP में हो गया। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? पक्की बात? ठीक है ना, तो आराम से ये सब चीज आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। और ये सब जगह पे ना आप इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह ट्रिक मान के कर नहीं सकते जुगाड़ से, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारे साइड AP में होता है, सारे साइड GP में होता है, सारे साइड HP में होता है, ठीक है ना, तो आप कैसे जज करोगे? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या फिर दूसरा फिर जुगाड़ सोचना पड़ेगा, सोच के देखिएगा, अगर निकलता है बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो रिमेनिंग सातों के सातों क्वेश्चन जो भी होमवर्क मैंने दिया है वो कर लेना, कंप्लीट कर लेना उन सबको, और अच्छे से अपन सारी चीज एक साथ जूम पे डिस्कस करेंगे, बट होमवर्क आपको हर लेक्चर देखने के बाद साथों साथ भेजना है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में अपन हाफ एंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। आराम से 4-5 लेक्चर के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली ये खत्म हो जाएगा, 4 to 5 लेक्चर मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट लेक्चर ओवर है। जो भी समझ नहीं आया बिल्कुल मेरे से डिस्कस करके क्लियर कर लेना, साथों साथ डाउट्स और होमवर्क भी खत्म करना, एंड देन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद शीट कंप्लीट करोगे। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा।